आप लोग मुझे पुराने जमाने का कह सकते हैं, लेकिन मैं उन लोगों में से हूं जो सुबह जल्दी उठ जाता है। चाहे कोई भी दिन क्यों ना हो, चाहे मुझे काम करना हो या ना करना हो, मैं सुबह 7 बजे उठ जाता हूं और नहा लेता हूं। फिर मैं सुबह का नाश्ता करने के लिए वॉफल हाउस चला जाता हूं, जो मेरी मनपसंद जगह है। सुबह काम करने वाला हर कर्मचारी मुझे वहां जानता है। मैं हमेशा से ही वहां आने वाला पहला ग्राहक होता हूं, और क्योंकि उस समय वो काफी शांत होती है, इसलिए मैं कुछ समय कैशियर से बात करके बिताता हूँ। सब कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा था, और फिर एक दिन अचानक मेरी शांतिपूर्ण जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उस दिन भी मैं हमेशा की तरह जल्दी उठा। नहाने के बाद मैं नाश्ता करने वॉफल हाउस गया, लेकिन सबसे पहली अजीब बात यह हुई, वो जगह बंद थी। मैंने अपनी घड़ी देखकर यह सुनिश्चित किया कि मैं टाइम से आया हूं या नहीं, लेकिन ना सिर्फ मैं टाइम पे था, बल्कि रोजाना से थोड़ा लेट ही हो गया था। मैंने खिड़की से उस जगह के अंदर झांक कर देखा तो किचन की लाइट्स जल रही थी। फिर बहुत कोशिश करने पर मैंने ये देखने की कोशिश की कि क्या कोई टेबल के नीचे है, कोई ओवन चलता हुआ दिख जाए या फिर कोई और काम करता हुआ, ताकि वो दरवाजा खोल सके। क्या आपको कुछ चाहिए सर? वॉफल हाउस की यूनिफॉर्म पहने एक लड़की मेरे पीछे खड़ी होकर हंस रही थी। वो लड़की काफी अच्छी लग रही थी, लेकिन मैं उसे नहीं जानता था। ओह, तुमने तो मुझे बुरी तरह से डरा दिया। मैं बस ये देख रहा था कि ये लोग खोल रहे हैं या नहीं। मैं अक्सर यहाँ जल्दी आ जाता हूँ। अच्छा, तो आप रेगुलर कस्टमर हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम एशली है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं यहाँ नहीं हूँ। स्टोर खोलने की जिम्मेदारी आज मेरी है, लेकिन मैंने जितना सोचा था मुझे उससे कहीं ज्यादा वक्त लग रहा है। मुझे लगता है कि मैं निर्देशों का पालन करने वाली तेज इंसान नहीं हूँ। और उन्होंने तुम्हें यह काम करने के लिए अकेले भेज दिया? यहाँ हमेशा दरवाजा खोलने के लिए 3 लोग होते हैं। मैंने थोड़ा सा हंस कर कहा ताकि उस लड़की को यह न लगे कि मैं उस पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मुझे भी उन्होंने ऐसे ही कहा था, लेकिन सुनने में आया है कि यहाँ के सभी कर्मचारियों को एक साथ निकाल दिया गया है और बॉस नए सिरे से सब कुछ शुरू करना चाहते हैं। इन्होंने एक कुक को भी नौकरी पर रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि उसे ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं। ये तो काफी दिक्कत की बात है। हाँ, मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे नौकरी मिली, लेकिन मैं भी इससे सहमत नहीं। खैर, मुझे दरवाजा खोलने के काम को जारी रखना चाहिए। ओह हाँ, बिल्कुल, माफ कीजिएगा। मुझे एक छोटी सी मुस्कान देने के बाद वो लड़की दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। मंगलवार की सुबह थी और आज के दिन बहुत लोग नहीं आते, इसलिए मुझे यकीन था कि मैं अकेले ही खाने वाला हूँ। जैसे ही मैं अंदर घुसा, मैंने उसे हल्की सी मुस्कान दी और साथ ही में अपना ऑर्डर। फिर मैं आराम से नाश्ता आने का इंतजार में बैठ गया। काफी वक्त बीत गया, लेकिन मेरा नाश्ता नहीं आया। आज किचन में आराम से काम हो रहा है ना? कोई बात नहीं, मैं वहीं जाकर देखती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसकी सराहना करता हूँ। ऐसा सुनकर वो लड़की किचन में चली गई और कमरे में छाया सन्नाटा अब चीख में बदल गया। अगर तुम्हें कहीं की इतनी जल्दी है तो तुम ऐसा खुद ही क्यों नहीं बना लेती, बेवकूफ औरत? मुझ पर इस तरह गुस्सा मत करो, बाहर कस्टमर बैठा है। मैं बस यही देखने आई थी कि तुम्हें इतना वक्त क्यों लग रहा है। और तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बेहतर कर सकती हो? मुझे माफ कर दो, तुम्हें मेरे साथ इस तरह का बर्ताव करने की जरूरत नहीं है। मैं कस्टमर को कह देती हूँ। और तुम मुझे बुरा दिखाओगी? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं तो बस भी करो, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं इससे ज्यादा और नहीं सह सकता था। मैं अपनी कुर्सी से उठा और किचन की तरफ जाने लगा। मैं अंदर घुसा और मैं ये देखकर हैरान था कि वो आदमी अब वहां नहीं था। एशली ने अपना हाथ गाल पर रखा हुआ था और वो जमीन पर गिरी हुई थी। वो रो रही थी। मैं भागते हुए उसके पास गया और नीचे झुककर उससे कहा, हे, क्या तुम ठीक हो? कुक कहाँ है? एशली ने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया और बस रोती रही। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मैं इस बदतमीज आदमी को अभी ढूंढता हूँ। मैंने किचन में इधर उधर देखा और तभी मुझे कुछ अजीब होने का एहसास हुआ। मुझे बंद कमरे में एक छोटे दरवाजे से खटखटाहट की आवाज सुनाई दी। क्या बकवास है ये? इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, मुझे अपने पीछे से किसी आदमी की आवाज आई। तुमने किसे बदतमीज आदमी कहा? मैं भी ठीक से पीछे मुड़ा भी नहीं था। मैं अभी उस आदमी का चेहरा तक नहीं देख पाया था कि उसने मेरे चेहरे पर अपनी पूरी जान लगाते हुए जोर का मुक्का मारा, जिसकी वजह से मैं थोड़ा पीछे भी हो गया। उस आदमी में बहुत जान थी। उसने मुझे ऐसे पीछे धकेल दिया जैसे मैं उसके लिए कुछ था ही नहीं। जब मैंने उस आदमी को देखने के लिए अपना सर उठाया तो मैं हैरान रह गया। मेरे सामने एशली खड़ी हुई थी। एशली, ये क्या बकवास है? एशली, क्या तुम्हें कोई दौरा पड़ रहा है? इस बात पर कोई शक नहीं था कि ये वही औरत थी जिसने मुझे अभी कुछ देर पहले ऑर्डर लिया था, लेकिन उसी के साथ साथ ये वो नहीं थी। उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल चुके थे। वो गुस्से में लग रही थी, पूरी तरह से नफरत से भरी और मुझे मारने के लिए तैयार। उसकी आवाज मर्दाना हो गई थी, लेकिन जबकि मैंने उसे सिर्फ कुछ ही मिनट के लिए देखा था, लेकिन वो जिस तरह खड़ी थी वो बिल्कुल बदल गया था। तो यहाँ कोई कुक नहीं है। गुस्से से लाल एशली ने मुझे कॉलर से पकड़ा और फिर हवा में उठा दिया। तुमने अभी क्या कहा?
मेरा नाम रॉय है और मैं यहाँ का कुक हूँ। क्या तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत है? उसने मुझे चाकू दिखाते हुए कहा। नहीं। क्या तुम जानते हो कि मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो ताकि मैं तुम्हें चोट ना पहुंचाऊं, लेकिन तुम्हें यह नहीं लगता कि मैं एक अच्छा कुक हूं। प्लीज प्लीज मुझे कुछ मत करना। आखिर ये तुम कर क्या रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये मुझे पसंद है। क्या तुम पागल हो? एशली वापस से लड़की की तरह बर्ताव करने लगी। तुम बीच में मत आओ। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें फिर मारूं? मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं इतना समझ गया था कि मेरे भागने का यही मौका है। मैं जिस दरवाजे से आया था उसे खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो बंद था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहां जा रहे हो? क्या तुम भूल गए कि जब तुम मुझे ढूंढ रहे थे तो तुमने मेरी तरफ अपनी पीठ की हुई? अब दरवाजा बंद है। ऐसा कहते हुए वो धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। उसके हाथ में अभी भी चाकू था और वो मुझे इस हाल में देखकर बहुत खुश हो रही थी। मैं बेताबी से पीछे के दरवाजे की तलाश कर रहा था, लेकिन मैं इस जगह को नहीं जानता था, इसलिए मैं कहीं बंद भी हो सकता था। मैंने डर के मारे खुद को स्टोरेज रूम में बंद कर दिया। नहीं नहीं नहीं, वहां मत जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जब मैं पीछे मुड़ा, वो सभी कर्मचारी जो इस रेस्टोरेंट में हमेशा मिलते थे, उनके हाथ पांव बंधे हुए थे और उनके मुंह पर टेप लगी हुई थी। डरे हुए चेहरों के साथ उन्होंने मेरी तरफ देखा, जैसे वो मुझसे मदद मांग रहे हों। बहुत ही बढ़िया बेवकूफ, तुमने उसे डरा दिया। अब जब उसे पता चल गया है कि हम उसे मारने वाले हैं, अब तुम कुछ नहीं कर सकते है ना? मुझे माफ कर दो, ठीक है? एक इंसान का यहाँ के लिए सब कुछ संभालना आसान नहीं है। तुम तो बस कभी अच्छी तो कभी बुरी बनने के नाटक करती। और यही हमारा प्लान था, बददिमाग इंसान। तुम्हें यह अपना दिमाग लगाने के लिए किसी ने नहीं कहा है। वो मेरा काम है, समझे? तुमने सब खराब कर दिया। ठीक है समझदार, लेकिन अब हम इसे यहाँ से बाहर कैसे निकालेंगे? मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आओ इस जगह को आग लगा दें। मैं अब और कैशियर बनने का नाटक नहीं कर सकती, और तुमने तो साबित कर ही दिया कि तुम बिल्कुल बेकार कुक हो। मुझे इस जगह से जल्द बाहर निकलना होगा। अगर मैं यहाँ एक सेकंड और रुका तो ये इस जगह को आग लगा देंगे और मेरे साथ साथ ये कर्मचारी भी मारे जाएंगे। जब उन लोगों की ये बातें चल रही थी, मैंने मौके का फायदा उठाया, दरवाजा खोला और भागा। मैं बस खेल रहा था, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं थी। मैं जानता था अभी नहीं तो बाद में वो मुझे पकड़ लेगी। वो मुझसे कई तेज थी, इसलिए जब वो मेरे करीब आई, मैं पीछे मुड़ा और जितनी जोर से हो सकता था मैंने उसे धक्का दे दिया। वो लड़की जमीन पर गिर गई और बिल्कुल भी नहीं हिली। ये बहुत हैरानी की बात थी, क्योंकि उसका सर जमीन पर लगा हो ऐसा मैंने नहीं देखा, और ना ही उसके सर से खून आ रहा था। मैं कंफ्यूज हो गया और उसके पास गया, लेकिन जैसे ही मैंने ऐसे किया, मैंने देखा कि एशली ने अपने हाथ में रखे चाकू को कसकर पकड़ लिया। ये एक जाल था। मैं पीछे के दरवाजे की ओर भागने लगा। वो फौरन उठी और वापस से मेरे पीछे भागने लगी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। मैं उससे काफी दूर जा चुका था। जब वो मेरे बस कुछ ही सेंटीमीटर दूर थी तो मैंने फौरन दरवाजा बंद कर दिया, और अब वो बेताब होकर दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगी, लेकिन मैंने उसे रोक कर रखा और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि कोई पुलिस को फोन कर दो। वो इतने गुस्से में थी और इतनी ज्यादा बेताब थी कि वो कई देर तक इसी तरह दरवाजे को पीट रही थी। ना तो उसने छुपने की कोशिश की, ना ही आगे के दरवाजे से भागने की, और ना ही उसने बंधी बनाए हुए लोगों को कोई नुकसान पहुंचाया। वो बस चिल्लाती रही और जबरदस्ती दरवाजा खोलने की कोशिश करती रही। वो इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि बहादुर से बहादुर इंसान भी डर जाए। जब आखिरकार पुलिस आई, तब तक मेरे अंदर उसे और रोकने की हिम्मत नहीं हो रही थी, और वो उसे बस खोल ही चुकी थी। जब मैं पुलिस स्टेशन में बैठकर उस औरत के खिलाफ गवाही दे रहा था, मैंने वहां टीवी चलता हुआ देखा। उसमें बताया जा रहा था कि पुलिस ने एक औरत को पकड़ा है जिसका नाम एमिली है, जो मेंटल हॉस्पिटल से भागी है जब वहां लाइट चली गई थी। उसके अंदर एक से ज्यादा लोगों की पर्सनैलिटी होने वाली बीमारी थी, एक एशली और एक रॉय। उसकी इन दो खतरनाक पर्सनैलिटी का मन वॉफल हाउस में काम करने का था, जो इनकी मनपसंद खाने की जगह थी। उस दिन जो भी हुआ, उसके बावजूद मैं इस जगह पर खाने जाता हूँ। बदलाव सिर्फ इतना है कि अब मैं वहां के किसी भी कर्मचारी से ज्यादा बात करने की इच्छा नहीं रखता। ना जाने उनमें से कौन एक खतरनाक कातिल निकले। अपना हाई स्कूल खत्म करने के बाद मैं नैशविल चली गई। वहां मेरे ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे, इसलिए मैंने तय किया कि मैं अपनी नर्सिंग की ट्रेनिंग वहीं खत्म करूंगी। मैंने पास ही के वॉफल हाउस में नौकरी शुरू कर दी। वो जगह मेरे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर थी। मेरे दादा ने मुझे नौकरी पर जाने के लिए अपना स्कूटर दे दिया। मुझे वहां काम करना अच्छा लगता था। खुश ग्राहकों के मुस्कुराते चेहरे मेरा दिन बना देते थे। शुक्रवार को मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी वहां आ जाते थे। इस तरह मैं काम के बीच में भी उनके साथ थोड़ा वक्त बिता पाती थी। उस रात से पहले तक सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। काम की छुट्टी होने के बाद मैं अपना स्कूटर लेकर घर जाने ही लगी थी कि मेरी नजर सड़क के उस तरफ खड़े एक ट्रक पर गई।
मैं बता सकती थी कि ड्राइवर सीट पर जरूर कोई बैठा था, लेकिन वो कौन था वो अंधेरे होने की वजह से पता नहीं चल पा रहा था। वो भी अंदर बैठा था, वो मुझे ही देख रहा था। मैं ट्रक को शक की निगाहों से देख रही थी और तभी ड्राइवर की तरफ का दरवाजा खुला और एक आदमी गुलाबी रंग के औरत वाले कपड़ों में बाहर निकला। वो सड़क के किनारे लगी लाइट के नीचे आकर खड़ा हो गया और तब मुझे उसका चेहरा दिखा। उसकी आंखें बड़ी हो गई, लेकिन उसका चेहरा फीका था। उसके बाल भूरे रंग के थे। मुझे कुछ सेकंड्स तक घूरने के बाद उसने वॉफल हाउस की तरफ देखा और फिर अपने ट्रक में वापस जाकर बैठ गया। पूरी तरह कंफ्यूज और थोड़ा डरने के बाद मैं वहां शांति से कुछ देर खड़ी रही। फिर वो आदमी अचानक वहां से चला गया और मैं संदेह में खड़ी रह गई। उस रात घर आने के बाद मैंने अपने मैनेजर को फोन किया और उसे सारी बात बताई, लेकिन उसने मेरी बात पर गौर नहीं किया। उसने ये तक कहा कि मैं बहुत ज्यादा सोच रही हूं। शायद वो आदमी वहां खाने आया होगा और जगह बंद देखकर वो चला गया। लेकिन फिर उसने औरतों जैसे कपड़े क्यों पहने हुए थे? चाहे मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, मैं इस बात को भूल ही नहीं पा रही थी कि उस आदमी के इरादों में कुछ तो गड़बड़ थी। अगले दिन मैं काम पर काफी चौकन्नी रही और अगर वो कभी वॉफल हाउस आया तो मैं उससे सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। एक दोपहर ऐसा हुआ भी। मेरे साथ काम कर रही लड़की जूली और मैं टेबल साफ कर रहे थे। उस वक्त रेस्टोरेंट में कोई नहीं था जब अचानक जोर से दरवाजा खुला और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये वही आदमी था। इस बार उसने नीले रंग की जीन्स और सफेद रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी। उसकी टी शर्ट पर धब्बे लगे हुए थे और उसमें से बदबू आ रही थी। वो सीधे खाली काउंटर पर गया और डेस्क पर पड़ी बेल को बजाने लगा। उसने मुझे और जूली को टेबल साफ करते हुए देख लिया था, लेकिन फिर भी वो बेल बजाता रहा और हमें देखकर घटिया मुस्कान देता रहा। मैं जल्दी से काउंटर की तरफ गई और मैंने ऊंची आवाज में कहा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? ये मजेदार है। उसने एक बार फिर घंटी बजाई और मेरी तरफ देखा। पहली बार मेरी नजर उसकी आंखों की तरफ गई। उसकी आंखें हरे रंग की थी जो आपको आर पार देख सकती थी। उसके चेहरे पर बड़ी सी शैतानी मुस्कान आ गई और उसने रस भरी आवाज निकालकर कहा, मेरा नाम ट्रेविस है। मैंने तुम्हें कल रात देखा था, तुम मुझे क्यों देख रही थी? क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें देख रही थी? क्या यहां सब ठीक है? जूली को सुनकर उस आदमी ने उसकी तरफ देखा और कहा, जब मैं बात कर रहा हूं तो मुझे बीच में मत टोको, बदतमीज लड़की। क्या कहा तुमने मुझे? बदजात बदतमीज लड़की। निकलो यहां से। लेकिन मैंने अभी तक कुछ ऑर्डर भी नहीं किया है। क्या तुम अपने ग्राहकों के साथ इस तरह बर्ताव करती हो? निकलो यहां से वरना मैं पुलिस को फोन करने वाली हूं। उस आदमी की शक्ल बदल गई जैसे ही मैंने उसके सामने पुलिस का नाम लिया। उसने पहले मेरी तरफ देखा और फिर जूली की तरफ और फिर कुछ ऐसा किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उसने अपना हाथ उठाकर गला काटने का इशारा किया और शैतान जैसी मुस्कान दी। मैं जानती थी कि यह किसी तरह की चेतावनी है। हमने उसे जाते हुए देखा और फिर जूली ने पूछा, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? मैंने उसे पिछली रात वाली सारी बात बताई। हम दोनों ने मैनेजर को फोन किया, लेकिन इस बार भी वो कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उस आदमी ने हम दोनों में से किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाई थी, जबकि हम जानते थे कि ऐसा एक दिन जरूर होगा। वो 22 अप्रैल 2018 का दिन था। मैं जिंदगी भर ये दिन नहीं भूलूंगी। मैं काम के लिए निकल रही थी जब मेरे दादाजी ने कहा कि आज वो लोग वॉफल हाउस आएंगे। वो दिन काफी व्यस्त बीता और मुझे काम के अलावा कुछ भी और सोचने का वक्त नहीं मिला। शाम के करीब 5 बजे जब रेस्टोरेंट पूरी तरह भरा हुआ था, दरवाजे खोलते हुए मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जब रेस्टोरेंट के अंदर आए तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। कम से कम अब मैं काम करते हुए उनसे बात कर पाऊंगी। उनके साथ ये वक्त बिताकर मेरे अंदर बहुत एनर्जी आ जाती है। मैं हंसती मुस्कुराती काम कर रही थी। आसपास के सभी लोग भी खुश थे। सब लोग अपना अच्छा वक्त बिता रहे थे और तभी हमने जोर से चीखने की आवाज सुनी। इससे पहले कि मैं समझ पाती कि क्या हुआ है, ट्रेविस रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। उसने हरे रंग की जैकेट, सफेद मोजे पहने हुए थे और नीचे उसने कोई पैंट नहीं पहनी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो बीमार लग रहा था। मैं उसकी आंखों में नफरत देख सकती थी और तभी एक औरत ने चिल्लाना शुरू किया, उसके हाथ में बंदूक है। सभी लोग डरकर चिल्लाते हुए भागने लगे और तभी ट्रेविस ने अपना पहला शिकार को गोली मारी। वो पागल हो गया था और उस वक्त वॉफल हाउस में आया हर ग्राहक पर गोली चला रहा था। मेरे साथ आइए, यहाँ पीछे का दरवाजा है। जूली उस शैतान से उन मासूम लोगों की जान बचाने के लिए चिल्लाने लगी और तभी एक गोली उसके माथे पर आकर लगी। दिमाग के कुछ कण हवा में उड़े और वो जमीन पर आकर गिर गई।
धीरे धीरे उसका शरीर हिलना बंद हो गया। ट्रेविस एक पागल की तरह हंसने लगा और जो भी उसके सामने आता उसे गोली से उड़ाने लगा। मेरी आंखें अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ढूंढने लगी और तब मेरे पैरों से जमीन खिसक गई और सब कुछ खत्म हो गया। मेरे दोनों ग्रैंड पेरेंट्स अपनी जगह पर मरे हुए मिले। ट्रेविस की गोलियों की बौछार ने उस रात उनकी जान भी ले ली। जब वॉफल हाउस में चारों ओर खून के अलावा और कुछ नहीं दिखा, तब ट्रेविस ने गोली चलाना बंद किया और मेरी तरफ देखा। इनकी आवाज अब मेरे कानों में और भी ज्यादा जोर से गूंज रही है। तुम्हारा वक्त भी आ गया है छोटी चिड़िया। प्लीज रुक जाओ। उसने अपनी बंदूक मेरी तरफ उठाई और मैं एक पुतले की तरह अपनी दर्दनाक मौत का इंतजार में खड़ी रही। मेरी आंख से आंसू निकलने लगे। मेरे चारों ओर लाशें पड़ी थी। ट्रेविस बस गोली चलाने ही वाला था कि तब एक चमत्कार हुआ। वॉशरूम से एक आदमी बाहर आया। उसके हाथ से खून बह रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि उस वक्त वहां मेरे अलावा और कोई भी जिंदा था। वो ट्रेविस के ऊपर कूदा और वो दोनों लड़ने लगे। अचानक हुए इस वार से ट्रेविस डर गया और उसके हाथ से बंदूक छूट गई। फिर वो वहां से भागा और अपने ट्रक में जाकर बैठ गया। उस आदमी की चीख ने मुझे जैसे नींद से उठा दिया हो। पुलिस को फोन करो अभी। जिस आदमी ने मेरी जान बचाई और उस पागल आदमी को रोका, उसका नाम जेम्स शॉ था। 34 घंटों की तलाश के बाद पुलिस ने आखिरकार ट्रेविस रेकिंग को पकड़ लिया। उस रात 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग जख्मों के साथ साथ जिंदगी भर के खौफ में जी रहे हैं। मुझे आज भी उस हादसे का बुरे सपने आते हैं। मुझे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करने का मौका तक नहीं मिला और उससे पहले ही उस पागल ने इतने सारे मासूम लोगों की जान ले ली। सच कहूं तो मैं उस वक्त 23 साल की थी जब हमारे साथ ये हुआ। मेरा बॉयफ्रेंड माइक और मैं हमारे दोस्तों से मिलने बाहर गए हुए थे और हम उनके घर से देर रात 2 बजे निकले। अब मुझे कभी अपनी बॉयफ्रेंड की तरह ज्यादा ड्रिंक करने का शौक नहीं था, इसलिए ड्राइविंग मैंने की। घर वापस जाने से पहले हमने वॉफल हाउस रुकने का फैसला किया क्योंकि हमें थोड़ी भूख लग गई थी और रात के इस वक्त और कोई जगह नहीं थी जो खुली होती। इसलिए हम वॉफल हाउस पहुंचे और मैं अपना ऑर्डर लेने के लिए अंदर गई। जब मैं अपने ऑर्डर के लिए पैसे दे रही थी, मेरे पास में एक लड़का आकर खड़ा हो गया और गुस्से में बड़बड़ाने लगा। वो क्या कह रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि ज्यादातर इस वक्त खाने आने वाले लोगों ने या तो बहुत ड्रिंक की हुई होती है या फिर वो ट्रक ड्राइवर होते हैं। जब मैंने अपना खाना उठाया और मैं वापस जाने के लिए मुड़ी, मैंने रेस्टोरेंट के बाहर एक लड़की को देखा। वो भी गुस्से में इधर उधर घूम रही थी और किसी को कोस रही थी। जैसे ही मैं वहां से बाहर निकली, वो लड़का मेरे पीछे चलने लगा। मैं उस लड़की की साइड से निकलकर पार्किंग की तरफ जाने लगी। अब वो दोनों मेरे पार्किंग में जाते हुए पीछा करने लगे। मेरा बॉयफ्रेंड पैसेंजर सीट पर नशे में बैठा हुआ था और मैं फटाफट गाड़ी में बैठी और उसे अंदर से बंद कर दिया। अचानक से वो दोनों लड़का लड़की रुके और फिर अपने ट्रक की तरफ बढ़ने लगे, जो कि एक लाल रंग का ट्रक था। वो लड़का ड्राइविंग सीट पर बैठा और लड़की उसके बगल में। हाँ, बेवकूफ लोग, मैंने खुद से कहा। जैसे ही गाड़ी निकालने के लिए मैंने उसे पीछे करना शुरू किया, वो लड़का अपना ट्रक लेकर सीधे एग्जिट लेन में आ गया और उसने मेरा रास्ता रोक दिया। फिर वो लड़का बाहर निकला और मेरी गाड़ी की खिड़की की तरफ भाग कर आया। उसने गुस्से में जोर जोर से मेरी गाड़ी का शीशा पीटना शुरू कर दिया और मुझ पर चिल्लाने लगा, दरवाजा खोल, हमें बात करनी होगी। ये सब हंगामा सुनकर मेरा बॉयफ्रेंड जाग गया और हमने उस लड़के का बर्ताव देखकर एक दूसरे को कंफ्यूज होकर देखा। मैंने उससे बात करने के लिए खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया। तुमने मेरी गर्लफ्रेंड का वॉलेट चुराया है। अच्छा होगा कि तुम उसे अभी के अभी वापस करो, वरना। मुझे नहीं पता कि तुम ये सब क्या कह रहे हो। मेरे पास सिर्फ अपना वॉलेट है। तुमने उसे काउंटर से चुराया है और हम उसे तुमसे किसी न किसी तरीके से लेकर रहेंगे। डूड, मैंने कुछ नहीं चुराया। अपनी गाड़ी हटाओ, नहीं तो मैं उसे टक्कर मारकर निकल जाऊंगी। तुम मुझे अभी के अभी उसे वापस करो, नहीं तो मुझे अपना वॉलेट दो, वरना तुम तो गई। हटो यहां से। क्या तुम पागल हो क्या? नहीं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड चोर है। और तभी हमने देखा कि एक और गाड़ी ने हॉर्न मारते हुए पार्किंग लॉट के अंदर आ रही थी। उस लड़के का बर्ताव अचानक से और लोगों को देखकर बदल गया। वो फटाफट अपनी गाड़ी में बैठा, उसे वहां से हटाया और ऐसे ही पार्किंग लॉट से निकल गया। हमें लगा कि किसी और की मौजूदगी देखकर वो डर गया। मैंने चैन की सांस ली। मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरी तरफ देखा और कहा, आखिर हुआ क्या वॉफल हाउस के अंदर? कुछ भी नहीं, ये लोग शुरुआत से ही बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हैं। चलो घर चलते हैं। हाँ। मैंने खिड़की बंद की और अपनी गाड़ी को थोड़ा पीछे किया। फिर मैं उस पार्किंग की जगह से बाहर निकल गई। उस वक्त मैं और मेरा बॉयफ्रेंड कुछ देर के लिए सदमे में आ गए कि आखिर हुआ क्या। हम हाईवे तक आ गए।
और तभी हमें दूर से किसी गाड़ी के जोर से हॉर्न बजाने की आवाज आने लगी। ये वही लाल रंग के ट्रक की आवाज थी। वो लड़का बिल्कुल पागलों की तरह चला रहा था, बाकी गाड़ियों, ट्रैफिक लाइट और रुकने के निशान को चकमा देते हुए, जब तक वो इतने करीब नहीं आ गया कि उसकी गाड़ी हमारी गाड़ी को पीछे से बस छूने ही वाली थी। मैं उस तंग ट्रैफिक में से अपनी गाड़ी निकालने की कोशिश करने लगी ताकि मैं उस ट्रक को चकमा दे सकूं, लेकिन हर बार वो हमारी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा देता। उसने अपनी हेडलाइट जलानी और बुझानी शुरू कर दी और लगातार अपनी गाड़ी के हॉर्न को बजाना शुरू कर दिया। ये सब हमें हमारी गाड़ी के अंदर अंधा और बहरा कर रहा था। मैंने इतना तो सोच लिया था कि मैं किसी भी हालत में घर नहीं जाने वाली थी ताकि इन पागल लोगों को मेरे घर का पता न चल सके। मैं सच कह रही हूँ कि ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं उसे चिल्लाते हुए सुन पा रही हूँ, हॉर्न की इतनी तेज आवाज में भी। मेरे बॉयफ्रेंड और मैंने इस बारे में ज्यादा बात नहीं की क्योंकि शायद हम दोनों ही बहुत सदमे में थे और ये सोचने की कोशिश कर रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। छोड़ो ये सब, हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। मेरा सर दुखने लगा। उस गाड़ी के असर अब भी हम पर था। जब मैंने अपनी गाड़ी पुलिस स्टेशन में घुमाई तो वो भी मेरे पीछे पीछे आ गया। मैंने अपनी गाड़ी अंदर से बंद की, अपना फोन उठाया और पुलिस स्टेशन में फोन मिलाने लगी क्योंकि मुझे इस बात पर यकीन था कि मैं अपनी गाड़ी से बाहर नहीं निकलने वाली हूँ। वो आदमी अपनी गाड़ी से भागते हुए बाहर निकला, मेरी गाड़ी के शीशे तक आया और फिर से उस पर जोर जोर से मारने लगा। अब मेरी चिंता और डर गुस्से में बदल गई थी। वो लड़की भी बाहर आ गई और माइक की तरफ वाली खिड़की पर जोर जोर से मारने लगी। आप सोच ही सकते हैं कि कितना खतरनाक नजारा होगा। आपकी गाड़ी के दोनों तरफ कोई जोर जोर से मार रहा है और चिल्ला रहा है, हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं सिर्फ पुलिस को तुम्हारी गर्लफ्रेंड का वॉलेट ढूंढने के लिए अपनी तलाश करने दूंगी। और तभी वो दोनों चुप हो गए। उन्होंने खिड़की पर मारना और कोसना बंद कर दिया, सिर्फ अपनी अजीब बड़ी बड़ी आंखों से हमें देखने लगे। उस लड़के के दाएं आंख काफी डरावनी ढंग से फड़की। मुझे आखिरकार ये एहसास हुआ कि अब मैं उन्हें सीधा कर सकती हूँ और मैंने कहा, मैं अभी पुलिस के साथ फोन पर हूँ। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पास नहीं होगा। हाँ, शायद मैं उसे पीछे वाली सीट पर भूल गई होंगी। फिर वो अपनी अजीब सी शक्ल वाली गर्लफ्रेंड के साथ भागते हुए गाड़ी में बैठ गया और वो वहां से छूमंतर हो गया। मैं उस पुलिस स्टेशन की पार्किंग लॉट में कुछ देर तक रुकी रही और ड्यूटी पर जो ऑफिसर थे उनसे बात करने लगी। हम आखिरकार रात के 3:30 बजे वहां से निकले। मैंने अभी भी सीधा घर जाने से पहले शहर के बहुत सारे चक्कर लगाए और 4 बजे घर पहुंची। कानूनी तौर पर इस घटना पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन इस घटना के कुछ महीनों बाद हम घर पर बैठकर रात का खाना खा रहे थे और टीवी देख रहे थे। माइक ने जब चैनल चेंज करके न्यूज लगाई तो वो लोग उस पर थे। वो दोनों पागल लोग, रिपोर्टर कह रहा था कि पिछली रात हाईवे 13 की पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान लाल रंग के संदिग्ध ट्रक को रोका गया जब उसके पीछे से खून टपकता हुआ दिखा। जो लड़का उस ट्रक को चला रहा था उसका नाम है जेरेमी हिगिंस। उसकी गर्लफ्रेंड सूजी मैगरे भी उस ट्रक में थी। पुलिस ने उनका ट्रक रोका और जैसे ही उन्होंने उसकी तलाशी की, उन्हें उसमें एक जवान लड़का बेहोशी की हालत में मिला। उसके सर से खून बह रहा था। उस लड़के का नाम एस्टन लॉरेल था जो अपने दोस्तों के घर से पढ़ाई करके लौट रहा था। उसने बताया कि अपराधियों ने उसे लिफ्ट दी और फिर उसका शोषण करने की कोशिश की। उसने उसका विरोध करते हुए उनसे लड़ाई की और फिर डरकर सूजी ने उस लड़के के सर पर स्पैनर से वार कर दिया। उन्हें लगा कि वो लड़का इस वार से मर गया है, इसलिए उन्होंने उसकी लाश ट्रक के पीछे छुपा दी। अगर पुलिस ने उनका पीछा ना किया होता तो वो पक्का उस लड़के के शरीर को जंगलों में कहीं दफना आते। एस्टन को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया और किस्मत से उसकी जान बच गई। उसके पेरेंट्स का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। पुलिस वालों को मेयर जेफरसन द्वारा अपना काम पूरी ईमानदारी से करने के लिए सम्मानित किया गया। और जहां तक बात है जेरेमी हिगिंस और सूजी मैगरे की, तो जेल उनका इंतजार कर रहा है। माइक और मेरे पास शब्द नहीं बचे। एक तरफ हम खुश थे कि अब ये दोनों पागल लोग जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ मुझे ये सोच सोच कर डर लग रहा था कि हम उस रात अपनी जान बचा पाए।